नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारी खास सीरीज विदेश में पढ़ाई ये लगातार जारी है। हमने बातचीत की अब तक कि आप कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे तैयारियां करेंगे और विदेश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मसलन फंडिंग से लेके कॉलेज का चुनना और तमाम चीज़ें। आप कैसे स्टार्ट करें वो बातचीत हो गई, लेकिन अब फोकस करेंगे एक एक स्ट्रीम पर, एक एक सब्जेक्ट पर। तो आज हमने जो स्ट्रीम पकड़ी है वो है ह्यूमैनिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब यह है कि कॉलेजेस भी काफ़ी अवेलेबल हैं। बहुत सारे सवाल मन में, कौन सी परीक्षा देनी होगी, कौन से कॉलेज चुनने होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कहाँ की डिग्री काम की, और अल्टीमेटली आपने डिग्री ले भी ली तो क्या आपको एक बढ़िया बेहतरीन सैलरी, एक अच्छा जॉब उस डिग्री से मिलेगा। तो ये सारे सवाल आज होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के शो की, और उसमें हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर जो एडू कोच के एमडी एंड सीईओ पुण्य विज, माफ़ कीजिएगा, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक मैनेजर कृतिका बालाजी जो हमारे साथ पहले भी थी, और ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रतिका शर्मा। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा नाक में बात करूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पुण्य आपसे ही शुरू करते हैं। चलिए ये बताइए हमको कि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन क्या ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए, आपको ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, विदेश जाने की ज़रूरत है? तो ऐसा है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो साइंस हो, आपके पास आज एक ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं बट आपका मन करता है कि कभी आप घर पे खाना ना खाएं, आप बाहर होटल में जाएं, वैसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां हम पढ़ सकते हैं। बट एक विदेशी में एजुकेशन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए लोग बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं। वहाँ पे वो रहना सहना सीख लेते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, अपने पेरेंट्स से अकेले रहते हैं वो पहली बारी, इसीलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ स्पेसिफिकली अगर हम कोर्सेज देखें तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शंस बाहर अवेलेबल हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ह्यूमैनिटीज़ करना है, हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाएँ और सबका नाम रोशन करे और एक अच्छी सी जॉब ले या अच्छा सा रिसर्च वर्क करे और अपने पैरों पे खड़े होए। चलिए बढ़िया है। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप कोर्स करने तो जाते ही हैं कि एक्सपीरियंस ऐड होता है। आप जब 3-4 साल अपने देश के बाहर रहते हैं तो एक अलग तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, एक अलग माहौल आपको मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राइट, चलिए तो सीधे अब पॉइंट पर आते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कृतिका आप बताइए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो कौन से टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं जिनके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं? Hi, good evening. Thank you so much for having me back. Actually, humanities आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, विदेश में तो था पहले से ही, बट अभी इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। और कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज जो है अभी ह्यूमैनिटीज के अंदर, एक सर्वे के हिसाब से वन ऑफ द टॉप इज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके साथ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी अ मार्केटिंग मैनेजर, ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशंस मैनेजर, बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इतना रेयर कमोडिटी हो चुका है कि अगर कोई लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट है तो समझे कि फ्रेंच बोल सकते हैं, सो दे कैन वर्क इन 29 कंट्रीज। स्पेनिश बोल सकते हैं तो दे कैन वर्क इन 20 कंट्रीज, अरबिक 25 कंट्रीज। ऐसे ये काफी एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड कोर्स हो चुका है ह्यूमैनिटीज के अंदर। Other courses also include programs like cultural studies, history, political science, philosophy, journalism, geography, English literature, and creative and performing arts. ये सारे courses काफी popular हो चुके हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर, और इनमें अर्निंग पोटेंशियल भी काफी एक्साइटिंग है। पहले लोग सोचते थे कि ह्यूमैनिटीज लास्ट ऑप्शन होता है सबके लिए, कि साइंस ले लो फिर शायद कॉमर्स ले फिर ह्यूमैनिटीज। अभी ह्यूमैनिटीज का इतना वैल्यू आया है कि इफ अ स्टूडेंट डज फॉरेन लैंग्वेजेस, इंडिया में अप टू 9 lakhs ओपनिंग सैलरी तक पोटेंशियल है। फॉर एन इकोनॉमिस्ट अप टू 8.5 lakhs, जर्नलिस्ट के लिए 6 lakhs। ये स्टार्टिंग सैलरीज में हाई एंड में बोल रही हूँ। सो काफी पोटेंशियल आ चुका है, एंड दीज आर सम ऑफ द टॉप कोर्सेज एंड सम ऑफ द ओपनिंग सैलरी ऑप्शंस एज वेल।
चलिए, अच्छा है, तो हम आगे चल के क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे उस पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी डिग्री आप ले लें, फॉरेन में जाएं, लेकर आएं, अच्छी बात है। चाहे वहाँ चाहे फिर हिंदुस्तान लौटकर, दोनों जगह आपके जॉब के क्या ऑप्शंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, प्रतिका, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए तैयारी कैसे शुरू करेंगे? क्या कोई एग्ज़ाम है जो पहले आपको क्लियर करने होंगे, और अगर क्लियर करने के लिए कोई एग्ज़ाम्स हैं तो वो क्या क्या एग्ज़ाम्स होंगे और उनकी तैयारियाँ कैसे होगी? सर, इसके लिए पहले तो स्टूडेंट को 18 टू 14 मंथ्स पहले एक रोड मैप बना लेना चाहिए कि उसका डेस्टिनेशन कौन सा है, कॉलेज कौन सा है एंड देन कोर्स कौन सा है, क्योंकि हर कंट्री की रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स वेरी करती हैं। सो 18 से 14 मंथ्स पहले एक करियर प्लानिंग, कोर्स प्लानिंग हो। फिर 12 मंथ्स पहले उसके रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स की स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, एंड उस अकॉर्डिंग 12 टू 8 मंथ्स में ये सारी प्लानिंग चलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 11 टू 12 मंथ्स बिफोर ओपन हो जाती हैं। जैसे अगर बात करें यूके की, तो यूके में सितंबर से एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज 15 अक्टूबर को उनके एप्लीकेशंस की डेडलाइन होती है, एंड उनके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए। सो वो सारी प्लानिंग स्टूडेंट्स को 11th में करनी चाहिए, इन द बिगनिंग ऑफ 11th एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 11th, चाहे वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, लाइक अगर यूएस में स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, सेट देना है या उसने एसीटी का एग्जाम देना है, ये सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट और प्री रिक्वायर्ड टेस्ट उसको 12th के या 11th के एंड तक या 12th की जून की ब्रेक तक दे देना चाहिए, क्योंकि जून के जो समर ब्रेक है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको एसेस के लिए, उसको क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब बच्चा आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एज अ प्री रिक्वायरमेंट काउंट होते हैं। उसका एकेडमिक प्रोफाइल, उसका नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड देन स्टूडेंट का एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है। सो ये सारी चीजें बच्चे को ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर प्लान करके कंप्लीट करके रख लेनी चाहिए, ताकि जब एप्लीकेशन ओपन हो तो बच्चा चीजों पे फोकस करना चाहिए विच आर गोइंग टू गिव एन एज टू हिम इन द एडमिशन प्रोसेस। चलिए जी, बढ़िया है, आपने एक अच्छी गाइडलाइन दे दी यहाँ पे कि किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो पुण्य, आप हमें ये बताएं कि आप जब बात आती है ह्यूमैनिटीज़ की, तो देखिए विदेश में पढ़ाई करना है तो कई डेस्टिनेशन आपके पास है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये तो 3-4 जो बड़े नाम हैं, लेकिन क्या कोई खास, जैसे कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़नी है तो फिर आप इंग्लैंड का रुख करें, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में कुछ अच्छे लेकिन कम पैसे वाले कॉलेज हैं तो वो फिर किस कंट्री में मिलेंगे, अगर आप हमें गाइड कर पाएं। बिल्कुल। सो ऐसा है, ह्यूमैनिटीज़ में आजकल 2 टाइप्स के कोर्सेज रहते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर ह्यूमैनिटीज़, अगर आपने एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में चूज़ कर लिया, जैसे अगर आपको सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स करना है या प्योर इंग्लिश करना है, एक तो प्योर डिसिप्लिन्स होता है। दूसरा, ह्यूमैनिटीज़ में जो कोर्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप इंडिया में भी देखेंगे जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है वो ह्यूमैनिटीज़ में सारी लिबरल आर्ट्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो लिबरल आर्ट्स क्या होता है कि आप सिर्फ एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ना करके आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंबाइन करें, जैसे आप साइकोलॉजी भी कर रहे हैं और साथ साथ लैंग्वेज क्लासेस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी उसमें सीख रहे हैं, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, थोड़ा सा डेटा साइंस और एनालिटिक्स भी उसके साथ कंबाइन करें, इसको हम कहते हैं लिबरल आर्ट्स। सो लिबरल आर्ट्स जो ओरिजिनेट हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड अब इंडिया में भी आ रहा है, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूके की भी यूनिवर्सिटीज़ अब लिबरल आर्ट्स को अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि ऐसा मानने को है कि जैसे अगर सपोज हम 2030 में अगर किसी को फूड ब्लॉगर बनना है फॉर एग्जांपल, तो उसको सिर्फ खाने की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसको राइटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए, उसको ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि कौन सा खाना कौन से देश का है और वो उसके बारे में एक्सपीरियंसेस लिख सके। तो एक मल्टीपल स्किल सेट जो आपको मिलेगा वो लिबरल आर्ट्स में मिलता है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि उनको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्या करना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो लिबरल आर्ट्स लेके सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के ट्राई करके उसके बाद लास्ट ईयर में या सेकेंड लास्ट ईयर में डिसाइड करें कि उनको किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है।
और अगर जो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है तो वो स्ट्रेट अवे फर्स्ट ईयर से ही वो प्योर ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट पकड़ के उसको कर सकते हैं। तो अगर प्योर ह्यूमैनिटीज़ की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम काफ़ी अच्छा माना जाता है उसके लिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट ईयर से ही, जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप फर्स्ट ईयर से अगर इको पढ़े हैं तो आप सारे 3 इयर्स की जो आपकी ड्यूरेशन है उसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आप उस एक सब्जेक्ट के डेप्थ में चले जाते हैं। जबकि अमेरिका फोकस करता है ब्रेथ पे, चौड़ाई पे, तो आप सिर्फ एक चीज़ के भीतर बिल्कुल ना जाके मल्टीपल चीज़ों को पकड़ के उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टडी करें और उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लिबरल आर्ट्स अमेरिका सबसे ज़्यादा माना जाता है, और अगर किसी को प्योर साइंस करना है उसके लिए यूनाइटेड किंगडम बेहतरीन है। तो यूएस एंड यूके हमेशा से ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस रहे हैं और ये अभी भी हैं, बट बहुत सारी नई कंट्रीज आ गई हैं जो ऑप्शंस पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली यूरोप में जितने देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, स्पेन हो गया, ये कंट्रीज काफ़ी पॉपुलर हो रही है ओवर द टाइम बिकॉज इनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज मच चीपर, ये काफ़ी रीजनेबल माने जाते हैं कंपेयर टू यूके एंड यूएस। एंड पहले एक बैरियर होता था कि बिकॉज उन देशों में एक अपनी लैंग्वेज होती थी और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज नहीं बोलने आती थी और पढ़ाई भी उस लैंग्वेज में करनी पड़ती थी, तो एक बैरियर होता था। बट अब लास्ट 4-5 सालों से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिग्रीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, तो सबके लिए एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बन गया है। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, सियोंसिस पो करके, ये वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स उनका है, इट्स कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़ कोर्स ये ऑफर करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आप देखोगे जो यूएन में जो जॉब्स कर रहे हैं और डिप्लोमेसी में, पब्लिक पॉलिसी में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे सियोंसिस पो गए हुए हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। तो जैसे किसी को पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा कुछ करना हो तो आप सियोंसिस पो फ्रांस में देख सकते हैं, वेरी रीजनेबल ऑप्शन। वैसे ही कनाडा लास्ट थोड़े से सालों में बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि जब ट्रम्प पावर में थे, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया था, स्टे बैक वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया था, तब कनाडा इमर्ज हुआ जो बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफी में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में एंड सिमिलर स्टाइल ऑफ एजुकेशन है। तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो वैंकूवर में है और उसका ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मेरे खुद के 3 या 4 स्टूडेंट्स लास्ट 4-5 सालों में जो गए हैं, किसी ने साइकोलॉजी डिग्री करी है, किसी ने कम्युनिकेशन डिग्री करी है, उन सबको जॉब मिल गई है। कोई मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ फर्म में काम कर रहा है। तो ये भी कनाडा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूरोप में नेदरलैंड्स भी बहुत फेमस है क्योंकि नेदरलैंड्स की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको नेट 15 से 20 लाख रुपए ही सिर्फ ट्यूशन फीस है कंपेयर टू अमेरिका जहां पे 50-60 लाख तक जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो इंडियंस को देखनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनको ह्यूमैनिटीज में क्या करना है उसके हिसाब से कंट्री डिसाइड करनी चाहिए। बढ़िया, ठीक है, आपने कुछ अच्छे नाम भी बताए और कहाँ कंपैरेटिवली आपको एक अच्छी एजुकेशन और किस स्ट्रीम में अच्छी एजुकेशन मिल सकती है एंड ऑल्सो द कॉस्ट फैक्टर। तो ये काफ़ी अच्छी सलाह रही। कृतिका, अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप इतने महंगे महंगे कोर्सेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि किस तरह, आपने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि किस तरह की सैलरी ऑफर्स होती हैं और इंडिया आने के बाद भी और वहाँ पर भी क्या हम इंडिया में जो कोर्सेज करते हैं और जब हम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आते हैं उसमें हमारी सैलरी स्ट्रक्चर या जो ऑफरिंग हमें होती है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे सैलरी हो, उसमें कोई अंतर आता है या वो कितना बेहतर होता है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में बात किया था, बट आई थिंक अगर आप फॉरेन से डिग्री लेते हैं जो भी टॉपिक में ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो शायद आपको एंट्री लेवल टू गेट योर फुट इन द डोर एंड इनिशियल सैलरी नेगोशिएशंस में आपको वो मदद कर सकता है। बट उसके आगे आपको अगर वो जॉब में रिटेन होना है, उस करियर में प्रोग्रेस होना है, तो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, बट इतना कि आप वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को अपने जॉब में कैसे ला सकते हैं। और ये फील्ड आजकल इतना ग्रो हो चुका है। पहले लोगों को एक मिसकंसेप्शन था कि ह्यूमैनिटीज कोर्सेज मतलब जिस स्ट्रेट लाइन कोर्सेज, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो बिजनेस एनालिटिक्स या इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी पढ़ रहे तो काउंसलर, एंड ऐसी सोच पहले थी।
अभी इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो या बाहर पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ते हैं, तो दीज एवेन्यूज आर ओपनिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक काफी पॉपुलर कोर्स है, उसके बारे में बात किया था। आजकल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसलेटर और लाइक अ डिप्लोमैट, ये भी कर सकते हैं कि डुओलिंगो करके एक ऐप है। आई थिंक मैम ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात किया था। वो डुओलिंगो आज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी यूज होता है, और वो ग्लोबल ऐप में अगर कोई लैंग्वेज पढ़ता है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देन यू नो दे कैन डू अ लॉट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर इट। उसके अलावा गूगल मैप्स, किसके फोन में गूगल मैप्स नहीं है? अगर कोई गूगल मैप्स में काम करना चाहते हैं तो दे कैन हैव नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी, जो उनको मदद कर सकता है अलॉन्ग विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। एंड अनदर इंटरेस्टिंग वन इज जो भी सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोमैटो एक्सेट्रा, उसके डिजाइन, उसके कलर्स, उसके इंटरफेस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट कंपनी को रेकमेंड करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। एंड ऑल ऑफ दीज इमर्ज फ्रॉम पीपल्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इन दैट टॉपिक। सो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में, कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर में कितने डेप्थ में जाते हो, अपने डिग्री के अलावा अपने लर्निंग को कैसे कंटिन्यू करते हो, आप क्या सप्लीमेंट्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सप्लीमेंट्री कोर्सेज कैसे करते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है टू मेक प्रोग्रेस इन योर करियर, नॉट जस्ट विद वेयर यू गेट योर डिग्री। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ी और बातचीत हो गई कि कैसे आपको क्या मिलेगा, क्या ऑफरिंग होगी, और फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरेन से एक डिग्री ले ली तो वो सब कुछ हो गया। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा जरा फोकस करेंगे फंड्स पे। अब ह्यूमैनिटेरियन है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो क्या ये कोर्सेज सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मेडिकल करने जा रहे हैं, और किस देश में कितना खर्चा हो सकता है, ये पेरेंट्स का लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। उस पर थोड़ी हम नज़र डालेंगे, और साथ ही कुछ और नॉलेज की क्या कौन से एग्ज़ाम जैसे टॉफल है या कोई और लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्या आपको क्लियर करना होगा, इंग्लिश पे आपकी कमांड क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये कुछ प्रश्न रहते हैं सबके मन में, उनका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। विदेश में पढ़ाई ह्यूमैनिटीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एक खास सीरीज जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपको अगर विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज फोकस है ह्यूमैनिटीज़ पे, वो कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम्स, कैसे, कहाँ, कब और कितनी पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप एक बेहतर करियर आगे बनाएं। तो प्रतिका जी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि खर्च कितना आएगा, ये सभी पेरेंट्स के मन में होता है। इनफैक्ट बच्चे भी इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो एक तो सवाल मेरा ये कि क्या एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ में थोड़े पैसे कम खर्च होते हैं, और फिर भी एक कितना बजट किसी को लेकर चलना चाहिए अगर उसे एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है? सर, जो ये स्टडी के एक्सपेंसेस हैं, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर आपका डेस्टिनेशन यूके है, सो आपका मिनिमम बजट जो आपको प्लान करके चलना चाहिए 20 से 25 लाख्स, क्योंकि वहाँ पे एवरेज यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट आती है 15 से 18 लाख्स आती है। एंड देन आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यूके में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर वीज़ा के टाइम आप जर्नल वीज़ा के लिए जा रहे हो, प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सुपर प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सो वो 4 to 5 lakhs के एड ऑन एक्सपेंसेस आपको साथ लेके ही चलने चाहिए व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग कि मुझे कहाँ पढ़ने जाना है। सो अगर हम यूएस को टारगेट करें तो एनी डे 30 प्लस का बजट आपको प्लान करना चाहिए। सो जो ये फीस स्ट्रक्चर है, ये रीजन टू रीजन भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, आप यूके में, लंदन में पढ़ रहे हो, या आप कंट्री साइड के कॉलेज में जा रहे हो, सो उसमें भी आपका 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम कोर्स इन द सेम कंट्री। सो दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल द डेस्टिनेशंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क मेन में जाओगे, सो आपका और एक रीजनल यूनिवर्सिटी में लाइक यूसीएलए से अगर आप यूसी सैन डिएगो या यूसी सेंटा बारबरा जाओगे, सो सेम कोर्स में ही 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है। पहले तो जब आप बजट प्लान करो, मतलब इट शुड बी अ फैमिली मीटिंग कि हमारा बजट क्या है। सो बजट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स एंड कॉलेज पिक करो, क्योंकि सिटीज में सेम कोर्स एक्सपेंसिव रहेगा हर कंट्री में एज कंपेयर टू कंट्री साइड।
So you can save your 3, 4, 5 to 7, 8 lakhs in the same country for the same course. सो देन लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, सो एवरेज तो हम बात करें यूके में 15 से 16 लाख से स्टार्ट होती है अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनका आरओआई भी हो, और सिर्फ यूएस में वो बजट चले जाता है 25 to 30, कनाडा में 15 to 20, ऑस्ट्रेलिया में अगेन 20 से 25 लाख। अगर हम बात करें यूरोप में तो 10 से आप ये लगा लो 9-10 से स्टार्ट होके 14-15 तक। सो हम अपने बजट में अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी वी कैन इजीली फाइंड आउट इफ वी डू द प्री होमवर्क आई वुड से जी। तो एक स्ट्रेटेजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग से यू कैन गेट इनटू द ड्रीम कॉलेज इन द ड्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन आपने कहा कि बजट बना ले 20 से 25 लाख, कुछ जगह 9, 10, 12 लाख रुपए भी, लेकिन हाँ आपको लेकर चलना है, फिर कंट्री साइड पे कर रहे हैं तो कैसे आप थोड़ा बहुत बचत भी कर सकते हैं अपने ओवरऑल बजट की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं तो पैसों का इंतजाम बहुत जरूरी रहता है यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है पुण्य, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लैंग्वेज कोई बैरियर है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल हैं फॉरेन जाने में, लेकिन पढ़ाई अगर उन्होंने हिंदी मीडियम से की है तो उन्हें लगता है कि क्या हम कैसे जाएंगे और फॉरेन में पढ़ेंगे। क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी फॉरेन में जा सकते हैं, और या लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर है, और क्या इसके लिए कोई एग्जाम भी क्लियर करनी पड़ती है लैंग्वेज की? पुण्य आप म्यूट पर हैं। शायद पुण्य की आवाज है। कृतिका, अगर आप ये सवाल सुन पाई हो तो आप इसका जवाब दे सकती हैं। जी, लैंग्वेज, सॉरी, आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ अस ही वाज रेफरिंग टू। हाँ जी, कृतिका, मैंने आपसे कहा, कृतिका बालाजी। ओके, जी, एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि टोफल, आईएलटीएस और आजकल डुओलिंगो में भी उसमें इंक्लूडेड है। सो यूएस और कनाडा में ज्यादातर टोफल इज पॉपुलर एंड आईएलटीएस इज क्वाइट पॉपुलर फॉर द यूके, ऑस्ट्रेलिया स्टडी डेस्टिनेशंस। और ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, उनके लिए ये बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। एंड अगर हम कल्चरली बात करें, अगर स्टूडेंट को हेजिटेशन होना चाहिए कि मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स एक लर्निंग कर्व होगा इनिशियली कि अगर नई जगह जा रहे हैं तो कुछ चीजें सीखने पड़ेंगे, और अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है उस यूनिवर्सिटी में तो जरूर एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट उसके अलावा आई थिंक आजकल ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अगर स्टूडेंट्स जाके एक नई जगह पे एक्लिमेटाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आज कोरिया और जापान में टूरिज्म के अलावा एजुकेशन में भी यूज किया जा रहा है कि वो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वो कुछ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं उसमें, और वो रिपीट हो जाता है वो लोकल लैंग्वेज में, और वो सुन के भी रीट्रांसलेट करता है। तो टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग द प्रोसेस, और लोगों को ये बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो ज्यादातर जाके एक्सप्लोर करें, अपने होराइजन्स को लिमिट करके ना रखें। But it is important, or it will be helpful to definitely have a basic level of English proficiency in most international destinations. At least that is my. थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा यहाँ पे बताया कृतिका ने कि आप थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा मैनेज करके चाहें तो कर सकते हैं ना। किसी भी मीडियम का बच्चा पढ़ने जा सकता है, ऐसी कोई निराश होने वाली बात नहीं। चलिए, अब मेरा समय क्योंकि अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कैसे प्लानिंग स्टार्ट करनी है, बजट कैसे डिसाइड करना है, कौन से कंट्रीज़ में आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेंगे, और उन सब के बाद, क्योंकि आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो आपको फाइनली किस तरह के जॉब्स मिलेंगे और किस तरह की सैलरीज मिलेगी। आप कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि एक वक्त में था कि आर्ट्स सबसे नीचे आते थे या ह्यूमैनिटीज सबसे नीचे आती थी, लेकिन अब लिबरल आर्ट्स का ज़माना है जिसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और काफ़ी यूजफुल बातें हमारे दर्शकों को बताई। नमस्कार। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और अभी हम एक सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं विदेशों में पढ़ाई पर आधारित, और इसमें आज हम बात करेंगे
स्टेम की, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और साइंस में तमाम वो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर ये लेकर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करने के क्या ऑप्शन है, और ये ऑप्शन अगर हैं तो क्यों है, इससे क्या फ़ायदा है, ऐसा आप क्या हासिल करेंगे जो यहाँ नहीं हो सकता विदेश जाकर। तो इसके तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे कि कॉस्ट क्या आएगी और बेनिफिट्स इसके क्या होंगे अगर आप चाहते हैं तो, करियर के लिहाज से भी, लाइफ के लिहाज से भी। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। उसके लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ है। पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। एई एजुकेशनल एडवाइज़र की डायरेक्टर जसवीन कौर हमारे साथ है, और एडू कोच के एमडी एंड सीईओ पुण्य विज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। जसवीन, शुरुआत आपसे करते हैं। साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस में करियर बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और जैसा कि उसको अब कहा जा रहा है स्टेम। तो अगर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रह के पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और अगर मैं विदेश जाकर वहाँ की पढ़ाई को अपनाकर करियर बनाना चाहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एडवांटेजेस होंगे? जी नमस्कार सभी दर्शकों का, एंड धन्यवाद आपने मुझे आज के मौका दिया यहाँ पे आने का। पहला जो आपने आप एक बार प्लीज क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं अगर मैं विदेश जाकर पढ़ाई करता हूँ बजाय इसके कि इंडिया में करूँ। सर देखो, विदेश जाके पढ़ाई करना, अगर हम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास सिर्फ मेडिकल ऑप्शन नहीं होता, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर स्टूडेंट्स अभी जैसे कि उन्होंने साइंस के लिए, सपोज़ वो पहला ऑप्शन मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मेडिकल की तैयारी करते करते इन केस उनका इंडिया में नंबर नहीं आता है तो वो ऑब्वियसली अब्रॉड का ही ऑप्शन चुनते हैं। डिफरेंस अब अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्स कल्चर, और उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि बहुत एडवांटेजेस हैं अब्रॉड स्टडीज़ के जी। और जैसे कि अभी अगर हम सिर्फ मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ही अगर कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम वहाँ से मेडिसिन की स्टडी करते हैं एमबीबीएस, तो उस स्टडी में सर हमें ये फ़ायदे हैं कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होते हो कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सेकंड सर, जैसे कि काफ़ी कॉलेजेस होते हैं मेडिकल लाइन में जो ECFMG अप्रूव्ड होते हैं, और जिससे कि स्टूडेंट कनाडा और अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाके वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो एक तो ये फ़ायदे हैं, और सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको भी सर सबको पता है, टेक्नोलॉजीज़ पूरी अब्रॉड में ही इंडिया आती है। नो डाउट हमारी इंडियन मेडिसिन की स्टडी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। सो जनरली जो मेडिसिन लाइन में स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड को चूज़ कर रहे हैं उसका एक बेसिक रीज़न ये है सर, वन ऑफ द बेसिक रीज़न ये है कि मेरिट लिस्ट, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते, बजट्स नहीं होते हैं, तो फिर वो अपने लिए वहाँ की कंट्रीज़ को ही चूज़ करते हैं। जो इंडिया मेडिसिन अगर हम शुरू करते हैं सर तो इंडिया में जी मेडिसिन के लिए आपने बिल्कुल सही बात बताई कि एक मेरिट लिस्ट का उसमें बड़ा रोल है। लेकिन पुनी ये बताइए कि बियॉन्ड मेडिसिन अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट से, अदर करियर की, मैथ्स से, टेक्नोलॉजी में जो पूरा नया अरीना खुल रहा है वो तमाम जॉब्स, ऐसा माना जाता है कि विदेश में जो कोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि बिल्कुल इंडस्ट्री के डिमांड के बगल में उनको कॉइन किया जा रहा है, और इसकी वजह से एक सेंस बनता है कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें। कौन से वो कोर्सेज हैं या कौन से वो जॉब्स हैं जो हम विदेश की पढ़ाई से हासिल कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी या साइंस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, जो कि इंडिया में पढ़ाई करने से थोड़ा मुश्किल होगी? थैंक यू। तो ऐसा है,
जैसे हम साइंस की बात करते हैं, पहले तो मैं साइंस और इंजीनियरिंग में मेन अंतर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं दोनों के आपको कोर्सेज बताऊँगा जो विदेश में ज़्यादा पॉपुलर है। साइंस में कौन सा कोर्स पॉपुलर है और इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स पॉपुलर है। तो इंजीनियरिंग जो साइंस स्टेम में जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग माना जाता है कि हम कोई एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करें या कोई नया केमिकल क्रिएट करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम मशीन्स का उपयोग करना सीखते हैं और उन नई मशीन्स बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम नई इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो जिसमें नई प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं उनको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। और साइंस में जो बाकी अलाइड चीज़ें होती है, जैसे मेडिसिन हो गया, बायोमेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिकल साइंसेस हो गए, ये सब साइंस में आते हैं। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जो कोविड जब से आया, पैंडेमिक शुरू हुए, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गए जिसकी इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस थे और बाहर शुरू से काफ़ी 4-5 सालों से बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे थे, वो है बायोटेक्नोलॉजी। सो एक पूरा अम्ब्रेला इसका माना जाता है लाइफ साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेस, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और इंडिया में अभी भी जिन यूनिवर्सिटीज़ पे ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो एक क्लस्टर की तरह ऑफर हो रहे हैं, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस। बट अब्रॉड में अगर आप पढ़ेंगे तो हर जो मैंने कोर्स आपको बताया है, हर कोर्स में छोटा छोटा अंतर है और हर कोर्स के लिए एक आपको डिग्री मिलेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गया है। दूसरा चीज़ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके बनता है एक सब्जेक्ट, ये बहुत पॉपुलर हो गया है। इंडिया में भी जैसे अब नई नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, एक मोहाली में आपने सुना होगा प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है जो अभी 3 साल पहले आई है। प्लाक्शा इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, डेटा साइंस और एनालिटिक्स, बट ऑप्शंस इंडिया में अभी कम है। ओवरसीज में तकरीबन हर सेकंड यूनिवर्सिटी डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कोर्स ऑफर कर रही है। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे साइंस में, तो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा अम्ब्रेला जो मैंने आपको बताया और डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। केमिस्ट्री से रिलेटेड जैसे फूड साइंसेस हैं, अब अगर हम देखें कि न्यूट्रिशन पे इतना एम्फेसिस हो गया है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फॉर एग्जांपल आ गए हैं, लोग शुगर कम कंज्यूम करना चाहते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे ज़्यादा आ गए। तो एक नया कोर्स है फूड साइंसेज एंड फूड टेक्नोलॉजी जो बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ऐसे ही इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे नए इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो बाहर ऑफर हो रहे हैं, जो अभी तक इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। जैसे कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडिया में अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग से ऑफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग से ऑफर हो रहा है, बट इन दोनों को हम कंबाइन करके एक और डिसिप्लिन बना सकते हैं जो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसकी इंडिया में फॉर एग्जांपल ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गया जो ओवरसीज में काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो ये थोड़ी सी ऑप्शंस हैं जिनके लिए इंडिया में अगर लोग ये करना चाहते हैं तो इंडिया में उनको दिक्कत होगी एक अच्छी यूनिवर्सिटी फाइंड करने में, बट बाहर उनको अपने ग्रेड्स और बजट के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हैं। जी, तो चलिए ग्रेड्स और बजट्स की बात कर लेते हैं। जसवीन जी, ये बताइए कि कॉस्ट डिफरेंस क्या है? सर कॉस्ट डिफरेंस जैसे यहाँ के अगर हम कॉलेजेस देखें तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है अच्छे कोर्सेज की। और अगर हम अब्रॉड में जाएं तो अब्रॉड में भी सर कॉस्टिंग्स जो है 8 लाख से शुरू है एक सेमेस्टर की फीस जो है। और उसके अलावा अगर हम मेडिसिन कोर्सेज में जाते हैं तो आपके 1 CR और इस तरीके से पैकेजेस होते हैं। ओके। तो सर ऑलमोस्ट कॉस्ट डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है इंडिया से, एक नॉमिनल डिफरेंस ही आता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करते हैं इंक्लूडिंग जो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो खर्च आएगा कोर्स के अलावा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि एडवांटेज में है अगर आप विदेश जाकर पढ़ते हैं तो?
जी बिल्कुल एडवांटेज में है सर। देखो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप वहाँ पे आपको 4 आवर्स अर्न करके भी मिलते हैं, आप वर्क कर सकते हो। काफ़ी कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अलाउ होता है और काफ़ी कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अलाउ भी नहीं होता है कि वो वर्क नहीं करते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से सर कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट्स एक उनको फर्स्ट 6 मंथ थोड़े से लगता है कि हमें फैमिली से मैनेज करना पड़ रहा है, बट समहाउ आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट खुद ही मैनेज करना शुरू कर देते हैं सर। कॉस्ट थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट रहता ही है, लेकिन वो खुद भी मैनेज करते हैं। बिसाइड्स दैट अगर सिर्फ मेडिसिन की बात की जाए तो सर मेडिकल स्टूडेंट्स को अब्रॉड में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वर्क करना। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उसमें जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं सपोज मेडिकल में, तो उसमें सर ये होता है कि पहले आपको 4 इयर्स बीएससी करनी होती है, बीए साइंस करनी होती है, और उससे इन बिटवीन आपको एमकेट का एग्जाम देना है। अगर वो एमकेट का एग्जाम आप क्लियर करते हो 2 इयर्स के बाद, देन आपकी स्टाइपेंड लग जाती है, आप प्रैक्टिस भी करते हो। तो वो एक थोड़ा सा है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं कुछ टाइम बाद। ऑब्वियसली सर कंट्री चेंज हो रही है तो कॉस्ट में डिफरेंस तो आएगा ही, थोड़ा सा कॉस्ट पहले आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कॉस्ट भी मैनेज हो जाती है। जी तो पुण्य जी ये बताइए कि अगर इसी टर्म्स पे हम बात करें, कॉस्ट के टर्म्स पे ही, तो जो स्टेम फैकल्टीज में जो अलग अलग कोर्सेस हैं, रेंज क्या है? मतलब मिनिमम क्या एक गार्जियन को या पेरेंट को या स्टूडेंट को भी प्लान करना चाहिए कि मिनिमम ये बजट हमारा हो सकता है, और मैक्सिमम रेंज तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाती होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें एक रेंज मेरे को बनेगी, ये अपने बजट के हिसाब से उस रेंज में मैं कुछ सेलेक्ट कर पाऊँ, डेस्टिनेशन या कोर्स, इस पे आपकी सलाह क्या होगी कॉस्ट को लेकर? हाँ जी, तो देखिए कॉस्ट में मैं सबको ये बताता हूँ कि कम से कम आपको 50 लाख रुपए यानी कि 50 लाख रुपीस इंडियन करेंसी आपको मिनिमम बजट अपना बनाना पड़ेगा फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, ड्यूरेशन 3 साल से स्टार्ट हो सकती है एंड इट कैन गो अप टू 8 इयर्स। अगर आप, जैसे जसविन जी ने बोला कि अगर आप मेडिसिन कोर्स कर रहे हैं तो जैसे अमेरिका और कनाडा में आप डायरेक्टली मेडिसिन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले एक कोर्स करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज प्री मेडिसिन। प्री मेडिसिन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल्स आप मेडिसिन में यूज करेंगे वो सिखाते हैं, और उसके बाद आप प्रोफेशनल मेडिसिन कोर्स करते हैं। तो अगर आप मेडिसिन अमेरिका या कनाडा में कर रहे हैं तो आपका बजट मिनिमम 1 CR आपको रखना है, बट अदरवाइज 50 लाख मिनिमम एक बजट में आप अच्छा ऑल इंक्लूसिव में ट्यूशन, लिविंग, रहना सहना, खाना पीना, पढ़ना सब कुछ मिला के मिनिमम 50 लाख होना चाहिए। अब थोड़ी सी अब वो बजट 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में कहीं पे भी रेंज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और कौन सा यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। जैसे यूरोप है, यूरोप काफ़ी रीजनेबल माना जाता है। जर्मनी में जैसे पढ़ाई एक तरह से यूरोपियंस के लिए फ्री है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, और जर्मनी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। बट सिर्फ उसमें एक बैरियर ये रहता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए एक सर्टेन लेवल पे, और उसके लिए भी उपाय ये है कि आप 1 साल पहले जाके फर्स्ट ईयर जर्मन सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। तो उस केस में आपका 50 लाख से अंडर में भी आपकी पूरी एजुकेशन हो सकती है। ऐसे ही बोकोनी नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो मिलान में है, जिसमें डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, और उसका भी ट्यूशन फीस 10 to 12 लाख पर ईयर है और 3 साल का कोर्स है। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख में आपकी एजुकेशन हो जाएगी, और बाकी 15 से 20 लाख रुपए आपका बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिला के आप 60 लाख में अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको मिनिमम बजट 1 साल का 20 लाख रखना पड़ेगा स्टेम कोर्स के लिए, 20 से 40 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। जनरली कोर्स 4 साल का माना जाता है। और सेम चीज यूएस अमेरिका में आपका रहेगा कि वो 30 लाख 25 से 30 लाख से शुरू हो सकती है एक अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, और वो 75-80 लाख तक जा सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सिटी में, अगर आप न्यूयॉर्क में है या LA में है या शिकागो में है जहाँ पे रहने की कॉस्ट ज्यादा है, तो उसमें आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। बट अगर आप कोई ऐसे शहर में हैं जो थोड़ा सा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो आपका बजट मैनेज हो सकता है। तो 50 लाख आपको मिनिमम बजट एक फैमिली को रखना पड़ेगा, और उसके बाद अपर लिमिट 2 करोड़ है फॉर द इंटायर
3 या 4 साल के कोर्स के लिए। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। हम जब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर हम 10 एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 में स्टूडेंट्स को अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। दैट स्कॉलरशिप कैन बी एनीवेयर 10% से लेके 100% तक भी रह सकती है। तो उस केस में आपको सिर्फ लिविंग कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी, विच विल ओनली बी 10 lakhs एक साल के लिए, और अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं तो 30 lakhs या 40 lakhs आपका पूरा खर्चा आएगा, क्योंकि आपकी ट्यूशन पूरी माफ हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ये बताइए पुण्य की, माँ बाप अगर प्लान करते हैं बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए अंडर ग्रेड में स्टेम में, तो कब प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? मतलब इस तरह जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, इन चीज़ों को कब समझ लेना ज़रूरी है? उसके बाद देर हो जाएगी, फिर आपको कॉस्ट एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब सभी लोग जाना चाहते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं कि जो बहुत एफ्लुएंट क्लास है वही जाएगा। तो कौन सा वो समय है जहां प्लान करें तो हम बजट अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं? हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट टाइम काउंसलिंग सेशन के लिए, वो क्लास 9th में आते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो 9th से लेके 12th तक आपने जितने भी एग्जाम्स अपने स्कूल में दिए हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपने जो भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी है, वो सारी कुछ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाती है। 9th क्लास बिगिनिंग इज द राइट टाइम कि एक पेरेंट एक काउंसलर से मिले जिनको नॉलेज हो सारी कंट्रीज़ की, जो उनके चाइल्ड को असेस करे कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी कंट्री उनके लिए अच्छी रहेगी, कौन सा कितना उनका बजट है, उसके हिसाब से वो ऑप्शंस बता देंगे। उसके हिसाब से वो कंट्री चूज करके ये भी बता देंगे कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। जैसे अगर आप अमेरिका जाते हैं, आपको सैट का एग्जाम देना पड़ता है, जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी की या हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अगर आप क्लास 9th में शुरू में जाके एक बारी काउंसलर से मिल लेंगे और अपना प्रोफाइल इवैल्यूएशन करवा लेंगे, तो पेरेंट्स भी उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दिखा सकते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स के पास वेल्थ होती है, पैसा होता है स्पॉन्सर करने के लिए, बट वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक जब आप एप्लीकेशन डालते हो तब भी आपको अमेरिका में थोड़े से कॉलेजेस में दिखाना होता है कि आपके बैंक में इतना पैसा है कि आप 1 साल की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो। तब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अच्छा हमारी ये फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इसको हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। उसकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस डिले हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी आप मिले, 9th क्लास की बिगनिंग इज बिल्कुल सही टाइम है, आप एक काउंसलर को मिले और आप उस हिसाब से सही गाइडेंस के साथ 3 साल में अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें। जी, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस चर्चा में प्रश्नों की कमी नहीं है, लेकिन जवाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो अभी आखिर में जो खास बात आपने नोट की, 9th क्लास में कम से कम आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो एक ब्रेक के बाद हम बाकी सवाल लेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि विदेश में अगर पढ़ाई करनी हो तो स्टेम कोर्सेज में क्या बढ़िया ऑप्शन है, क्या कॉस्ट आती है, क्या उसके फायदे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जसवीन कौर जी के पास। जसवीन जी, ये बताइए कि अगर हमने कोर्स लॉक कर लिया है कि हमें करना क्या है, कंट्री और इंस्टीट्यूट, इन दोनों में किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कैसे दोनों का तालमेल बनाना चाहिए? सर, जैसे कि सपोज हमने कोर्स लॉक कर दिया है, लेकिन कंट्री हमें चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले, अब हर एक कंट्री का डिफरेंट बजट होता है सर। तो स्टूडेंट की चॉइस होती है कि मुझे इसी कंट्री में जाना है, क्योंकि किसी का होता है कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे है, मेरी फैमिली वहाँ पे, मेरा कज़न वहाँ पे है। एक तो ये होती है, एक ये ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो स्टूडेंट उस कोर्स के लिए, उस कंट्री के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। सेकंड, उसके अलावा सर एक ऑप्शन ये भी होता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की होती है। अब जैसे हम इटली को ले लें, तो इटली में ऑलमोस्ट जितने हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पहले जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसी के बिहाफ में वो वर्ल्ड वाइड उनके पास 150 सीट्स होती हैं हर कोर्सेज़ की, हर कॉलेजेस में। उसी के बिहाफ में सर वो कॉलेज चूज़ करते हैं और उसी के बिहाफ में उनका सिलेक्शन होता है। और जो कंट्री का तालमेल सर होता है, ये पूरा ओवरऑल एक बच्चे की प्रोफाइल, बच्चे का बजट और बच्चे की चॉइस, ये तीनों चीज़ों को, कैंडिडेट की तीनों चीज़ों को मिक्स करके ही ये तालमेल सर फाइनल हो पाता है। जी,
और पुण्य, आपसे हमारा सवाल ये होगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके कई उसके क्या बोलते हैं लक्ष्य हो सकते हैं हमारे, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक जो उसमें जो बेसिक गोल सबके हाथ में होता है वो है कि रिटर्न क्या आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बात करते हैं अगर विदेश में पढ़ाई की बात आती है तो, क्योंकि ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। ये बताइए कि क्या कॉस्ट और जो रिटर्न आना है, यानी जो मेरा करियर बनेगा, जो मेरी कमाई होगी, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा, या ऐसा नहीं है तो फिर बेस्ट प्लानिंग कैसे करते हैं वो, और हमारा थिंकिंग, हमारे सोचने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या कैसे हम अपने आप को प्लान करना चाहिए, क्या चीज़ को पहले सोचना चाहिए, क्या चीज़ को बाद में, ताकि एक बैलेंस्ड रिटर्न हमें मिल पाए। तो हमें दोनों चाहिए आपसे सलाह, एक तो कि जिसमें हो सकता है कि जोखिम ज़्यादा हो मगर रिटर्न ज़्यादा हो, लेकिन एक जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच हो। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, इस केस में अगर आप बिल्कुल बेहतरीन इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ उसका क्या कॉस्ट है, अगर आप अमेरिका में टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या अगर आप कनाडा में टॉप 5 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यूनाइटेड किंगडम में टॉप 5 में जा रहे हैं, तो उनका कॉस्ट जनरली हाई होएगा, बट आपको रिटर्न उस पर 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स मिल जाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है कि उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलना कि अगर आपने पहले ही उसमें दाखिला अगर आपको मिल गया और आपने सक्सेसफुली वहां से ग्रेजुएट आप कर गए, तो एक मैसेज चला जाता है एम्प्लॉयर्स को, जो कंपनीज होती है, कि इस बच्चे में मेरिट है, ये बच्चा होशियार बच्चा है कि उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम फैमिली के साथ जब मीटिंग रखते हैं, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि अगर आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है कि उसको टॉप कंपेटिटिव कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आप किसी तरीके से कोशिश करके बजट मैनेज करिए। अगर आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप लिक्विडेट करना चाहते हैं, या स्टूडेंट लोन है जो अगर आपको इजीली मिल जाता है, तो आप उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को भेजिए, क्योंकि वो आपको उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और दूसरा होता है कि जब स्टूडेंट्स बेस्ट में नहीं उनको एडमिशन मिल सकती, उसके बाद हम फिर ऐसा हम उस हिसाब से उनकी प्लानिंग चूज करते हैं कि हम जिस कोर्स को वो पढ़ना चाहते हैं वो उस कंट्री में वो कोर्स करने के लिए जा रहे हैं जो जिस कंट्री की उसमें महानता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका में सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए अगर टियर 2 कॉलेज में भी अमेरिका में चले जाएंगे, तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी कंपेयर टू से यूनाइटेड किंगडम में टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और साइंस को इकट्ठे जोड़ के अगर कुछ करना चाहते हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कंट्रीज काफी अच्छी मानी जाती है। तो या तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज में मिल रहा है तो आप कॉस्ट को ना देख के किसी तरह अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप जाइए, ये हमारी एडवाइस रहती है पेरेंट्स को। और दूसरी चीज, अगर आपको बेस्ट कॉलेज में नहीं मिल रही तो आप कोर्स देखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, और उस कोर्स के हिसाब से देखिए कि कौन सी कंट्रीज में पोटेंशियल है। बात बिल्कुल क्लियर आपने कर दी। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब मैं समझता हूँ मिल गया होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है टाइमिंग की, आप जल्दी प्लानिंग शुरू करें। दूसरी बात यह है कि जो पुण्य ने बताया, अगर बेस्ट आपको चाहिए तो आप कॉस्ट की चिंता मत कीजिए, अदरवाइज आप जरूर कॉस्ट को घटाने की कोशिश कीजिए। और उसका सही तरीका यह है कि बैलेंस करें सब चीज़ों को, जिसमें कि कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोर्स और कंट्री और इंस्टीट्यूट, ये सबको मिला के एक बैलेंस आप कर सकते हैं। ये चर्चा तो असीमित जा सकती है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।